लोग जो है सरकार के खिलाफ बोलने से बचते हैं। हम जानते हैं इस देश की सड़कों को, हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ क्या होती है, हम जानते हैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के जब डंडे पड़ते हैं। आगे की कॉकरोच जनता पार्टी का क्या आगे का प्लान है? मुझे नहीं लगता है कि अभिजीत दीपके का अरेस्ट नहीं होना या ये सब चीजें सिर्फ ये हमें बताता है कि अरे देखो ये तो मिला हुआ है इसीलिए इसको अरेस्ट नहीं किया। जो भाजपा को वोट करने वाले परिवारों की पॉलिटिक्स होती है वही मेरे परिवार की पॉलिटिक्स है। हम लोग देश भर के अलग अलग सिटीज में तो कॉल दे रहे हैं और पुणे में जो हमारे साथी रहेंगे वो रहेंगे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। आप उनके कपड़ों पे बात कर रहे हैं, आप उनके धर्म जाति सब पे बात कर दें। हिट मारने वाले भी कुछ लोग आए थे। आप एम्प्लॉयड हैं क्योंकि वो आपका काम है। ये फंड कौन कर रहा है आपको? हर जगह प्रोटेस्ट में आ करके हिंदू मुसलमान करना, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, छक्का। खालिद के समर्थक हैं, देश के टुकड़े वाले गैंग हैं। लोग ये कहते हैं ना कि अरे आप पे इतना अटैक है, आपको तो ट्रोल करेंगे लोग सोशल मीडिया पे, तिहार भेज देंगे, आपको नौकरी कौन देगा, ये सब क्यों करते हो, चुप बैठे रहो। वो सिंबल प्रतीक है कि आज की सरकार खुद को राजा की तरह देखती है। अच्छा बोल लेती हैं, लेकिन आप अपना फ्यूचर कहाँ तलाशती है जब ब्राह्मण होते हुए भी इस तरीके से? इनका नाम तो नेहा शर्मा है। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ। ये कि अगर ज्यादा बोलेंगे आप प्रशासन या सरकार के खिलाफ तो आपका पीएचडी रोक दिया जाएगा। जिस देश में लड़ना मुश्किल है उस देश में लड़ना लाजिम है। रेखा गुप्ता है, वो कहती हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो बीच में से इवेपोरेट हो जा रहा है इसलिए शॉर्टेज हो रही है। बिहार मेरी डेस्टिनेशन थी नहीं, वो बस एक साइड रूट पे पहुंचा दिया गया। आप मुसलमान या दलितों को टाइट करने के लिए आज की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। 22 मिलियन लोग जो इस कॉल से जुड़े, कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल से जुड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं जाना माना चेहरा है एक, जो अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम आंदोलनों में, प्रोटेस्ट में मौजूद रहता है मंच पर, और ये छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं। नाम है इनका नेहा। आयशा की जो है प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ ये तमाम तरीके से कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह से तमाम जगहों पर शामिल होती रही हैं। पीएचडी भी कर रही हैं जेएनयू से, और ये तो अभी इस तरीके का सामान्य परिचय है, लेकिन हम इनके बारे में और भी कुछ जानेंगे कि आखिर आंदोलनों में, प्रोटेस्ट में क्यों बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेती हैं। साथ ही जिस तरीके से अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, उसमें आपने देखा होगा इन्हें मंच पर ये उपस्थित रही। वहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी, 42-43 डिग्री का टेम्परेचर, और उसमें धूप में ये मंच पर अभिजीत दीपके के साथ थी। और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक उभरती हुई पार्टी के रूप में स्थापित होने जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से कॉकरोच जनता ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, किस तरीके से वो कामयाब होंगे, क्या आगे की कॉकरोच जनता पार्टी का क्या आगे का प्लान है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेहा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले मतलब लोग तो देखते हैं कि आपका चेहरा हर प्रदर्शन में, आंदोलन में, ज़्यादातर छात्र राजनीति के मसलों में तमाम जगहों पर देखते हैं, और वायरल भी आप खूब होती हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है कि आप जो है हमेशा वायरल होती रहती हैं ऐसी जगहों पर जाकर के, प्लेटफॉर्म पर? वायरल का तो क्या बोला जाए, लेकिन आज के समय में जब पूरे देश में आग लगी हुई है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, तो ऐसे समय पे सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं या उनके जो लोग इस बर्बादी के लिए हर जगह पे जो लोगों की जानें जा रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट सुसाइड हो, फार्मर सुसाइड हो, या अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर जगह पे लोगों के बारे में बात करते रहना या जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं उनमें सॉलिडारिटी प्रोवाइड करना, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम समझते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ, हम लोग सोशल साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम ये स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स होने के नाते भी आज के समय में लोग कहते हैं कि हमारा हक है आवाज़ उठाना, लेकिन हक के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है आवाज़ उठाना। आज हमारे देश में हम जो देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में उसका क्या असर होगा वो आगे आने वाली जनरेशंस भुगतेंगी। एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन को
किसी भी पॉलिसी लेवल इम्प्लीमेंटेशन को ज़मीन पे उतरने में 10, 12, 15 साल लग जाते हैं। तो NEP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे जो असर होगा, अगर हम आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि बिना आवाज़ उठाए हम ये होने दिए। अगर आने वाले समय में UCC जैसी चीज़ें लागू होंगी इस देश में, तो आगे आने वाली जनरेशन्स को हम क्या जवाब देंगे कि जब ये चीज़ें लागू हो रही थी और आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी ऑटोनॉमी पर अटैक हो रहा था, तो हम चुप थे। तो आज क्योंकि हम एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं, सर्टेन लेवल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, जिसके लिए हमसे आने वाले पहले लोग बोले थे, तो आज हम वो एंजॉय कर रहे हैं। उसी तरह आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, उनके हक और अधिकार के लिए भी हम आज बोलें। ये सिर्फ ना हमारा अधिकार है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए हम बोलते हैं, तो शायद इसलिए जानते हैं। कॉकरोच प्रोटेस्ट के आंदोलन में अभिजीत दीप के साथ आप थी, अंजलि एक जो काफ़ी मुखर होकर के बोलती हैं, JNU की वो भी हैं शायद, DU की हैं। ये दो लड़कियों का चेहरा खासकर दिखता नजर आया तमाम पोस्टर वीडियो में, और साथ ही जिस एक सुदेश गोयत हैं जो महिला हैं, उनका भी नाम आया, और उसको लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं लगातार कि ये लोग तो वही हैं, इनका चेहरा कभी पहलवान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, कभी आपका चेहरा DU के जो UGC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर के था, UGC के समर्थन में। तो इस तरीके से तमाम तरीके से लिंक किया जाता है। कैसे देखते हैं आज के वक्त जब लोग जो है सरकार के खिलाफ बोलने से बचते हैं, और जो लोग बोलते रहे हैं वो जाकर के हम देखते हैं BJP में शामिल होकर के बोलते हैं। तो ऐसे वक्त में आप हर प्रोटेस्ट में जाकर के सरकार के खिलाफ खुल करके कैसे बोलते हैं, कहाँ से ये साहस मिलती है? कायदे से तो साहस की बात ये होनी नहीं चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, जब UGC का आंदोलन चल रहा था, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों में जाति का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद आपको सम्मान मिलेगा, समान शिक्षा मिलेगी कि नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि आप कौन सी जाति से आते हैं। इस चीज़ को बोलने के लिए शायद साहस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आज के समय, कभी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सही बात कहने के लिए, जस्टिस की बात कहने के लिए शायद साहस की ज़रूरत किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन दौर ऐसा चला है कि अपनी बात कहने के लिए, सही बात कहने के लिए भी आपको इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि आपको साहस दिखाना ही पड़ जाता है। और जब अटैक्स इस तरीके से बढ़ जाएं लोगों के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएं, आपके जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पे आपको टारगेट किया जाना शुरू हो जाए, और इस देश में प्राइमरी सिटीजन्स और सेकेंडरी सिटीजन्स के दर्जे बनाए जाने लगे, तो तब आप अगर नहीं बोलेंगे तो ये आपके ऊपर है। कि जब देश में नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी, सही गलत, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय की डेफिनेशन को बदला जा रहा था, जब एक इंसान का किसी भी दूसरे इंसान के साथ में कैसा सद्भाव का रिश्ता होगा, क्या एम्पैथी का रिश्ता होगा, इसको बदला जा रहा था, तो तब कुछ बोल नहीं रहे थे लोग। इसलिए आज ऐसा समाज है जहाँ पे किसी के साथ कुछ होता है तो दूसरे इंसान को चुभता नहीं है वो। हम ऐसा समाज बन जाएंगे। तो ऐसा समाज हम ना बने, इसके लिए हमेशा से स्टूडेंट्स हिस्टोरिकली समाज के मॉरल कंपस का काम करते रहे हैं। और जिस धारा से मैं, पॉलिटिकल धारा से मैं आती हूँ, लेफ्ट की धारा, वो तो समझती ही है कि समाज में एक मॉरल कंपस, एक आइडियोलॉजिकल कंपस, सही और बुरे के बीच में एक लकीर की तरह खड़े होना हम लोगों का काम है। तो अगर ये हमारा काम है तो किसी भी दौर में जुल्म और अन्याय के खिलाफ बोलना भी हमारा काम है। और इसके लिए अगर कोई अटैक्स हैं तो पहले तो वो गैर ज़रूरी है, नहीं होने चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो चुप होना तो कोई रीज़न हो नहीं सकता है, कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। आपका सफ़र जैसा कि मैंने देखा है, जहाँ तक कि आप तिहाड़ भी आपको भेजा गया था, तो यहाँ तक जो आप आई, मूलतः आप किस राज्य से आती हैं, और वहाँ से क्या आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरीके से रही है पहले कि लोग लीडर्स या इन जगहों पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें जो लोगों को कि आप कैसे इस सफ़र को करते करते तिहाड़ तक पहुँची, कैसे क्या हुआ? तिहाड़ मेरी डेस्टिनेशन थी नहीं, वो बस एक साइड रूट पे पहुंचा दिया गया था। मैं उत्तराखंड से हूँ वैसे, वहीं पे बड़ी, वहीं पे पैदा हुई थी, वहीं पे बड़ी हुई थी। फिर मेरे पिताजी फ़ौज में हैं, तो हम मूव करते रहे हैं अलग अलग जगहों पे। मेरे फैमिली का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आज के समय में जो भाजपा को वोट करने वाले परिवारों की पॉलिटिक्स होती है, वही मेरे परिवार की पॉलिटिक्स है। और
यहाँ पे दिल्ली आने के बाद अपना यूजी पीजी का पढ़ाई करने के साथ साथ मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म से जुड़ी थी, आइसा से जुड़ी थी, और उसके बाद से चीज़ों को, समाज को देखने का एक नया नज़रिया, नई शब्दावली, नया सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, नए ऐसे लोग मिले जिनसे साहस मिला। तो यही सफ़र है बस। एक ब्राह्मणवाद का नारा जो लगता है अक्सर कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो आपको उस आधार पे आलोचना की जाती है आपकी कि आप ब्राह्मण होते हुए भी इस तरीके से, इनका नाम तो नेहा शर्मा है, और इस तरीके से यूज करती हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? जिस तरीके से खुद को तथाकथित बहुजनवादी जो बोलते हैं वो लोग इस तरीके से ट्रोल करते नजर आते हैं। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ और नेहा शर्मा मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक प्रिविलेज कास्ट से आती हूँ और इस प्रिविलेज का मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बेनिफिट मिला है, चाहे वो स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से हो या एक सोशल कल्चरल कैपिटल के माध्यम से हो। तो अगर मेरे पास इतनी प्रिविलेज है और इतनी एजुकेशन है उस प्रिविलेज की वजह से कि मैं इस समाज को पढ़ने समझने का एक्सेस है मेरे पास, तो अपनी इस प्रिविलेज को मैं इस्तेमाल करके इस समाज के जातिवादी नफरत के खिलाफ क्यों नहीं बोलूँगी? इस प्रिविलेज का और क्या कर सकता है कोई इंसान? अगर आपके पास इतनी प्रिविलेज है कि आपके पास एजुकेशन का एक्सेस है, बेहतर एजुकेशन का एक्सेस है, तो उस एजुकेशन को पढ़ करके, उस एजुकेशन को ले करके आपको समाज को बेहतर बनाने की ही शिक्षा मिल सकती है। तो जो मेरे पास प्रिविलेज है उसका इस्तेमाल मैं यही कहने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ कि जो जाति व्यवस्था है, जो समाज में हमेशा से लोगों को बांटने का काम की है, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के खिलाफ नफरत का जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम की है, उस सिस्टम को डिसमेंटल होना पड़ेगा। और जहाँ तक ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद इस सब नारे की बात आती है, ब्राह्मणवाद, कोई भी वाद का मतलब ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं है कि आप इस देश के ब्राह्मणों को पकड़िए और उनके साथ बुरा कर दीजिए, उनको मार दीजिए। जिस तरीके से पितृसत्ता का ये मतलब नहीं है कि इस दुनिया के जितने भी बाप हैं आप उनको पकड़ करके मार दीजिए, जिस तरीके से इस तरीके के तमाम नारों का ये मतलब नहीं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का ये मतलब है कि हमारे समाज में जो पावर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके तहत समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर आधिपत्य को अपना अधिकार मानता है और दूसरे सेक्शन का इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ को जुर्रत मानता है, उनको दबा देने का एक रीज़न मानता है, ये सिस्टम को ख़त्म होना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सिस्टम जो ये कहता है कि समाज में अलग अलग सेक्शंस बटे हैं और इन डिविजन्स के बेसिस पे कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, कोई राजा है और कोई हमेशा सर्वेंट है, सेवक है, इन सिस्टम्स को ख़त्म होना होगा। इसलिए हर वो सिस्टम, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, किसी के भी आधार पे हो, जिसमें इस तरीके का ऊंच नीच शामिल है, इस तरीके का सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी शामिल है और उस सिस्टम में नफरत शामिल है, उसके खिलाफ बोलना भी मुझे उसी एजुकेशन से मिलता है जिस एजुकेशन का प्रिविलेज मुझे अपने कास्ट क्लास बेनिफिट से मिला है। जेएनयू में आप पीएचडी कर रही हैं, तो तमाम लोग जब एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से कोई मतलब कोई कोर्स कर रहे होते हैं, कुछ करते हो, तो बोलने से अक्सर बचते हैं कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और तमाम तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपके खिलाफ क्या करने की कोशिश हुई है और इसके बाद आपको क्यों लगता है कि हाँ तब भी बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ? हाँ, ऐसा तो होता है आज के समय में। इसका कोई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि सच बोलने का या सामने ज़्यादा ताकतवर लोगों से डिसएग्री करने का कोई कॉस्ट होना नहीं चाहिए। आपको उसकी कोई भरपाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि समाज में सत्ता के स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि ताकतवर लोग चाहते हैं कि उनके सामने लोग झुकने के लिए मौजूद रहें, तभी उनकी ताकत का आभास, अनुभूति उन्हें होती रहेगी। ये सही बात है कि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम जैसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं उनको ये बार बार प्रशासन की तरफ से धमकी दी जाती है कि अगर ज़्यादा बोलेंगे आप प्रशासन या सरकार के खिलाफ तो आपका पीएचडी रोक दिया जाएगा या आगे आने वाले समय में आपको कोई नौकरी नहीं देगा। ये सच है। ये भी सच है कि वो प्रोफेसर्स जो इन्हीं एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हुए इस प्रथा को भी कायम रखे हुए हैं कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स बात नहीं रखेंगे, क्यों हमारे स्टूडेंट्स अपनी डिसएग्रीमेंट्स नहीं रखेंगे, अपने डिफरिंग ओपिनियंस नहीं रखेंगे। हम भी रखते थे, हमारी जनरेशन भी रखती थी और अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी रखते थे। ऐसे भी जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई होती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वो टीचर्स फिर भी बोल रहे हैं, इसलिए हम भी बोल रहे हैं। और अगर सभी ख़त्म हो जाएंगे, सब चुप बैठ जाएंगे इस दुनिया में, तो शायद वही होगा
जिस दुनिया में अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को बड़ा करना या खुद भी बड़े होना शायद हमें नामंजूर हो। अगर आप आज इस चीज़ से अग्री करते हैं कि इस देश की यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में दलितों या आदिवासियों, ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ में जातीय भेदभाव का सवाल उठाना जाति व्यवस्था को मजबूत करना है, अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि महिलाओं को घर पे बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि इस देश का मुसलमान चुप बैठा रहे, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना अटैक हो रहा है, क्यों जाके प्रोटेस्ट करता है, चुपचाप बैठे रहे, या ज़्यादा अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस ना करे, हिंदुओं की तरह दिखने की कोशिश करे, अगर आप आज इन तमाम चीज़ों से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो कल जो देश होगा जिसमें अगर आप प्रिविलेज से आ रहे हैं तो आपके आसपास के जो लोग हैं और आप ही के परिवार, आपके दोस्त सामने वाले से नफरत करेंगे, बिना उसे जाने, बिना उसे समझे, इस कदर नफरत करेंगे कि सड़क पे चलने वाले, जो बिहार में हुआ कि ईद के आसपास उसके बाद बच्चे चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं और उनको पकड़ करके स्टेशंस में, पुलिस स्टेशंस में भर दिया गया, ये बोल करके कि ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं टेररिज्म की। ये बोल दिया जाता है कि कोई अगर परिवारों को डिफरेंस होता है इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिजेस से, उनके घर में जो उनके बच्चे हैं जिन्हें वो समझते हैं, उनका अगर ऐसे जगह पे प्रेम होता है, वो ऐसी शादी करना चाहते हैं जो उनकी जाति व्यवस्था में फिट नहीं बैठता है या सेम धर्म से नहीं है, तो उनके ऊपर यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ, जो लव जिहाद जिसको ये पॉपुलरली कह रहे हैं, उस तरीके के लॉज लेके आए जाते हैं ताकि महिलाएं कहाँ शादी करेंगी, कहाँ नहीं शादी करेंगी, परिवार की संपत्ति कहाँ जाएगी, जो ये पूरी व्यवस्था है सामाजिक, जाति, धर्म, क्लास, कास्ट की, ये व्यवस्था कहीं टूट ना जाए, इसको बचाए रखने के लिए लव जिहाद के नाम पे एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाता है ताकि आपके घर के बच्चे अपनी मर्जी से शादी ना कर सके, प्रेम ना कर सके। ये आपके घर में भी होगा। आने वाले समय पे आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और ये सब छोड़िए, ये सब तो चलिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे अटैक हो गया। अगर आप आज इस चीज़ से कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि भाजपा ये कह रही है कि सब हिंदुओं को एक होना होगा ताकि हम किसी मतलब ये चीज़ तो एक बहुत पॉपुलर हिंदुत्व स्लोगन है कि जो चारों वर्ण हैं उनको साथ आना होगा ताकि जो उनका पांचवा दुश्मन है, मुसलमान है, उसको टारगेट कर सकें। अगर आज आप इस चीज़ से कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ये समाज होगा, तो ये वही सरकार है जो आपके बच्चों की शिक्षा को चंद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशंस या जो प्राइवेट कोचिंग माफिया है उसके हाथों बेच आएगी, और आपका सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें जब आपके बच्चे बैठेंगे तो उनकी जो आंसर शीट होगी जिन पे उन्हें मार्क किया जाएगा वो किसी और की आंसर शीट होगी, और आपके बच्चे जो शायद 90% लाते थे उनको 60% पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये होगा आपका सिस्टम। अगर आप आज इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में दलितों, आदिवासियों, ओबीसी स्टूडेंट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इन्हें अपनी औकात में बाहर रहना चाहिए और वही काम करने चाहिए जिन काम को इनको तथाकथित हिस्टोरिक रूप से हमने लायक समझा है, अगर आप ऐसा आज समझेंगे और इस चीज से कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में आप अपने भी बच्चों को अपने प्रिविलेज, जाति, कास्ट, क्लास, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने बच्चों को जिस समाज में बड़ा करेंगे, उस समाज में आपके बच्चों को, आपके पास भी खुद ऐसा वो पैसा नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। जो लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, जो लीडर्स आपके साथ में ये कर रहे हैं, आपको हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, राजपूत बोल करके बांट रहे हैं, वो लोगों के बच्चे कोई देश में नहीं पढ़ते हैं। इस देश के भाजपा के प्रमुख लीडर्स के बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि जो एनईपी उन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट की है, वो एनईपी का मॉडल अमेरिका में एक फेल्ड मॉडल है। वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लोन लेते हैं और फिर आजीवन नौकरी करते हैं ताकि उस शिक्षा के लिए हुए लोन को चुकाने के लिए अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। आप उस मॉडल को हिंदुस्तान में लेकर के आए हैं, और अगर आप मुसलमान या दलितों को टाइट करने के लिए आज की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आज की सरकार को इस पे भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे जिस शिक्षा व्यवस्था में पढ़ेंगे उसमें ना गुणवत्ता होगी, ना उसमें क्वालिटी एजुकेशन होगी। आपके बच्चों को सिर्फ इंपीरियल फॉरेन इंटरेस्ट्स के लिए एक चीप लेबर के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगर आप इस चीज से कंफर्टेबल हैं कि इस देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सामने वाले से नफरत की जा सकती है, तो आप ऐसे देश में भी बड़े हो रहे हैं जहां पे ट्रेनों की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की या किसी भी तरीके के पब्लिक गुड की इस तरीके की हालत है कि ना कोई ग्लोबल वार्मिंग पे कोई बोलता है। आए दिन जब यहाँ पे दिल्ली में जो पोल्यूशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, AQI के खिलाफ में जब स्टूडेंट्स बात करते हैं, पूछते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा है, क्यों आप इसके लिए कुछ करते नहीं है, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज नहीं किया जा रहा है, क्यों इंडस्ट्रीज पे रोक नहीं लगाई जा रही है, क्यों वेहिकुलर पोल्यूशन को चेक करने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, जब आप ये सरकार से पूछते हैं तो आपने ऐसी नफरत की सरकार को वोट किया है कि जो प्रधान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उनको मालूम नहीं होता है कि AQI क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं होता है कि प्रदूषण को चेक करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। आप कीजिए नफरत के लिए वोट, लेकिन बदले में आपको ऐसी सरकार मिलेगी जो इस देश में होने वाली आज के समय पे जो हमें हर जगह पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए दिन में सिर्फ पानी आ रहा है, वो भी रात के कुछ घंटों में आ जा रहा है ताकि पता भी नहीं चल रहा है लोगों को। जब लोग उसके लिए सड़कों पे उतर रहे हैं तो हमारे दिल्ली की जो मंत्री हैं, क्या नाम है, हाँ, रेखा गुप्ता हैं, वो कहती हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो बीच में से इवेपोरेट हो जा रहा है, इसलिए शॉर्टेज हो रही है। इस तरीके के अनसाइंटिफिक और इरैशनल लोग, जब आप नफरत के लिए वोट करते हैं तो आप इन इरैशनल अनसाइंटिफिक लोगों को वोट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं। जब आप वोट करते हैं नफरत के लिए तो SIR में आपका भी नाम कटता है, आप भी इस देश की सूची से छटे जाते हैं। जब आप इसलिए वोट करते हैं कि मुसलमानों को आज़ादी नहीं होनी चाहिए इस देश में, वो सेकेंड क्लास सिटीजन होने चाहिए, तो आप इसलिए भी वोट कर रहे होते हैं कि जो ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं जिस पे कायदे से अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, उन ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, जहाँ पे उनके पावर प्लांट लग रहे हैं और उन पावर प्लांट से जो पानी पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, आपकी नदियों में रिलीज हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। और जब आप बीमार पड़ेंगे, आपके घर में बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे, आपके घर में आप बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो जब वो अस्पताल जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए, तो अस्पतालों में भी वही डॉक्टर मौजूद होंगे जो इस नफरत की सरकार ने अपने करप्शन से भेजे हैं। या आप ऐसे अस्पताल, सरकारी अस्पतालों को आपको इनकरेज करना चाहिए, लेकिन आज के समय में इवन हेल्थ को पुश किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो कहाँ जाएंगे? आपके जेब में है पैसा लाखों रुपए दे करके अपने परिवार का इलाज कराने के लिए? एक बार आपके खांसी जुकाम बुखार हो जाए, है आपके पास 50,000 1 लाख रुपया? क्योंकि अभी जिस सरकार को आप नफरत के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो सरकार तो आपसे ये तमाम चीजें छीन रही है। वो सरकार के पास तो ये कुव्वत ही नहीं है कि इन चीजों पे एक्सपर्ट्स हों उसके पास, इन चीजों को फुलफिल करने के लिए एक रोबस्ट पब्लिक सिस्टम हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हो, एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए इस सरकार के पास फैसिलिटीज ही नहीं है और ना ये सरकार करना चाहती है। ये समझना, और वो क्यों है? क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल समझदारी, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक है, कोई भी सरकार जो खुद को ये सब कहती है, किसी भी देश की सरकार, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स इनटू अ सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी द पीपल, हम भारत के लोग खुद को ये बनाते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं। आप जब खुद को ये डिक्लेयर करते हैं तो जो आपकी सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि वो जब सत्ता में आए तो आपके लिए काम करे। आज जो सरकार सत्ता में है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था तो प्राइम मिनिस्टर सेंगोल लेकर के जाते हैं। वो सेंगोल मात्र एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेंगोल प्रतीक है कि आज की सरकार खुद को राजा की तरह देखती है। वो सेंगोल प्रतीक है इस चीज का कि जो लोग ताकत में बैठे हैं वो खुद को जनता के प्रति अकाउंटेबल महसूस नहीं करते हैं, वो खुद को जनता के राजा की तरह देखते हैं। जनता के ऊपर अपना आधिपत्य, जनता को प्रजा की तरह हाँकना वो अपना अधिकार समझते हैं। ये है आज की सरकार। इसलिए किसी भी तरह से अब जब देश के हर कोने में आग लगी हुई है तो उसके बारे में बोलना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब ये रूल बन गया है कि जो लोग बात करेंगे उन पे अटैक्स होंगे, तो इस रूल के साथ ही काम करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन होता कि इसके बिना काम कर सकते तो कर लेते। लोग ये कहते हैं ना कि अरे आप पे इतना अटैक है
आपको तो ट्रोल करेंगे लोग सोशल मीडिया पे, तिहार भेज देंगे, आपको नौकरी कौन देगा, ये सब क्यों करते हो, चुप बैठे रहो। जब आप ये कहते हैं तो आप एक सांस में जब ये कह रहे हैं कि चुप बैठे रहो, उसी सांस में आप ये भी कह रहे हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे डिफरिंग ओपिनियंस के लिए जगह नहीं है। और अगर ये ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे डिफरिंग ओपिनियंस के लिए जगह नहीं है, तो इस देश में तो बोलना और भी ज़रूरी है। जिस देश में लड़ना मुश्किल है उस देश में लड़ना लाजिम है। तो इसलिए भी बोलना ज़रूरी है ताकि ये जो आज देश की परिस्थिति है इससे हम बेहतर होकर के उभर पाएँ, देश बेहतरी की तरफ उभर पाए, ना कि एक अथॉरिटेरियनिज्म जिसको आज डिनाई करती है सरकार, वो फांसीवाद जिसको आज सरकार डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोकतंत्र है, वो धीरे धीरे उसका भी नकाब हट रहा है। जो चुनाव के प्रोसेस में जिसका डंका बजाती थी सरकार कि हम तो चुनाव में जीतते हैं, सब हमारा सपोर्ट है, आज उसी इलेक्शन प्रोसेस को इतना खोखला कर दिया है। चाहे वो ECI को अपना एक मोहरा बनाना हो, CBI को अपना मोहरा बनाना हो, या SIR के माध्यम से पहले जनता चुनती थी कि कौन उनके प्रतिनिधि होंगे, आज राजा बनकर के प्रतिनिधि चुन रहे हैं कि ये जनता हमें पसंद आ रही है तो ये जनता अब हमें वोट करेगी। ये हो रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि किसी देश के क्या बाउंड्रीज हैं, क्या वो क्षेत्र तय हुए हैं जिसके आधार पे वोटिंग होगी, तो आप वो बाउंड्रीज बदल दीजिए, आप देश के नक्शे को बदल दीजिए, परिभाषाओं को बदल दीजिए, सेक्शंस को बदल दीजिए, ताकि वो डिवीजन करते हुए आप खुद सत्ता में मौजूद रहें। तो आपने लोकतंत्र मतलब एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब हुआ स्लेव ओनिंग सोसाइटी से लोक राजशाही की तरफ, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी है ना जब तक उस डेमोक्रेसी में इस चीज़ को का एक्सेप्टेंस है कि हर एक इंसान का समान अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का। तो जब ये आइडिया, ये फंडामेंटल फिलोसॉफिकल आइडिया को आप डाइल्यूट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। आप इतनी अच्छी वक्ता हैं, अच्छा बोल लेती हैं, लेकिन आप अपना फ्यूचर कहाँ तलाशती है जब ऐसे समय में लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट तो अब पूरे देश से गायब हो रहा है और कॉकरोच जैसे प्लेटफॉर्म को लोग जो है इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तमाम समस्याओं को देखते हुए तमाम पार्टियों का जो है पार्टियां टूट रही हैं, तो ऐसे समय में आपका फ्यूचर कहाँ है? मेरा फ्यूचर तो वहीं होगा जहाँ पे, देखिए, मैं एक्टिविज़म या मान लीजिए पॉलिटिक्स को शायद क्योंकि मैं जिस धड़े से आती हूँ, हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं कि अच्छा चुनाव लड़ना है तो किस हिसाब से वैसे प्लानिंग किया जाए, सेटिंग कर लें, उस हिसाब से उन्हीं मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को उठाने से आगे मैं जब चुनाव लड़ूंगी तो उस चुनाव में मुझे फ़ायदा हो। अच्छा, मुझे किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है तो वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ का जो माफिया है, उसके खिलाफ मैं ज़्यादा ना बोलूँ। मैं तो जिस विचारधारा से आती हूँ वहाँ पर हम ये सब नहीं मानते हैं। हम ये भी नहीं मानते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वही लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं। हम तो ये भी नहीं मानते। हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स में पावर बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं है। पॉलिटिक्स तो जो सड़कों पे आंदोलन होते हैं वो भी है, और हम हमेशा से मानते हैं कि जो सड़कों के आंदोलन हैं वो हमेशा से ज़्यादा मजबूत रहे हैं। ये सही बात है कि सरकार में रिप्रेजेंट, मान लीजिए पार्लियामेंट तक पहुंचना, लोगों के प्रतिनिधि बन के चुन के आना, जो नीतियां होती हैं उसमें एक से रखना, पार्लियामेंट के माध्यम से भी वो आवाज़ें उठाना, वो मुद्दे उठाना जो पार्लियामेंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो सेक्शन पहुंचा उसने हमेशा समाज के एक रूलिंग क्लास की आवाज़ उठाई, लेकिन जो हमेशा से दबे रहे, जो हमेशा से इस देश का मजदूर वर्ग रहा, हमेशा दबे कुचले रहे, उनकी आवाज़ कभी उठाई नहीं गई। तो ये तो हम बिल्कुल मानते हैं कि पार्लियामेंट में पहुँच करके वो भी एक काम है, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में भी MPs हैं। लेकिन पॉलिटिक्स को ऐसे हम नहीं रिड्यूस करते हैं, ये तो एक इनजस्टिस होगा। और ये कह देना कि लेफ़्ट ख़त्म हो गया है, अभी जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है डेक्कन हेरल्ड में कि आप ऑबिचरी लिख रहे हैं लेफ़्ट की, इतनी जल्दी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेफ़्ट अभी भी ज़िंदा है। तो जिस कॉकरोच जनता पार्टी की आप प्रदर्शन की बात किए कि लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, लेफ़्ट कहाँ है, उसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तो आप आयशा की भी बात सुनते हैं। उसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आपने मुझे देखा और आप मुझसे बात करने आ रहे हैं। तो मैं तो लेफ़्ट हूँ, मेरे अंदर विचारधारा लेफ़्ट की ही है,
तमाम लोग जो उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, जो मोबिलाइज हो रहे थे, वो सिर्फ उस प्रोटेस्ट के आह्वान पे थोड़ी पहुंचे थे। लंबे समय से जो साल दर साल पेपर लीक हो रहा है, उस पेपर लीक में एनटीए के सच को उजागर करना, केंद्रीयकरण जो शिक्षा का हो रहा है, जो यूजी के एडमिशन्स डिसेंट्रलाइज रूप से होते थे उनको केंद्रीयकरण करके सीयूटी यूजी बना देना, या नीट के एग्ज़ाम को उस तरीके से इमेजिन करना, जेई के एग्ज़ाम को उस तरीके से इमेजिन करना, सबको एक अनअकाउंटेबल सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बॉडी एनटीए को दे देना, जो एडहॉक बेसिस पे अलग अलग संस्थाओं को एक जोड़ करके बोलती है कि अब तुम एग्ज़ाम कराओ। तो इस तरीके के सिस्टम का सच सामने रखना, ये तमाम नैरेटिव्स तो आपको लेफ्ट से ही गए हैं, ये और कहाँ मिलते हैं आपको नैरेटिव्स। और ये नैरेटिव्स मौजूद हैं समाज में, इसलिए भी लोग मोबिलाइज होते हैं। और उस मोबिलाइजेशन में भी जो सबसे क्लियर आवाज़, जो सबसे कॉन्क्रीट नैरेटिव आपको धर्मेंद्र प्रधान और इस शिक्षा व्यवस्था के डिसकंटेंट को रिजॉल्व करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए मिलेगी, वो आपको हमसे ही मिलेगी, वो आपको लेफ्ट से ही मिलेगी। और कहीं आप वो आवाज़ ढूंढने जाएंगे ये सोच करके, और मैं तो ये बिल्कुल मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो 22 मिलियन लोग जो इस कॉल से जुड़े, कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल से जुड़े, वो यही तो सोच के जुड़े कि ये शायद वो लोग हैं जो अब इस शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हो गए हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, हमारे लिए हर तरीके का प्रदर्शन करेंगे, हर तरह से सत्ता से जवाब मांगेंगे, लोहा लेंगे। यही ढूंढते हुए तो पहुंचे थे वो, और जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें मिले हम। भले ही आपको लग रहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक नैरेटिव पॉपुलर लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पॉपुलर इमेजिनेशन एट द राइट टाइम, वो नहीं होता है कि यू आर देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अभिजीत दीप के खुद कहते हैं कि मैंने तो जोक की तरह इमेजिन किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। क्यों मिल गया? इसलिए ना मिला क्योंकि इतने लंबे समय से इस सवाल को जिंदा रखे हुए थे हम लोग सड़कों पे, इसलिए आपको सपोर्ट मिला। और इसलिए हम भी आए उस कॉल में, क्योंकि जो ये कॉल था, जो ये सपोर्ट था आपको, वो गुस्सा बहुत जायज़ गुस्सा था जो सड़कों पे उतरा था, और उस गुस्से को हम बरकरार, हम जिंदा रखे हैं। उस गुस्से को चैनलाइज करने का, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रखने का कुव्वत हम रखते हैं। हम जानते हैं इस देश की सड़कों को, हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ क्या होती है, हम जानते हैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के जब डंडे पड़ते हैं तो कैसे महसूस होते हैं, हम जानते हैं कि सरकार तिहार भेजती है तो आपके फ्यूचर पे क्या क्या सवाल उठते हैं, उसके बावजूद बोलते हैं। ये इस चीज का प्रूफ है कि जहां पे आपको अंतिम हद तक लड़ना होगा अपने हक और अधिकार के लिए, तो जो अंतिम हद तक जो लोग लड़ेंगे वो लेफ्ट होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का जो 6 जून का प्रोटेस्ट था, उसमें ये जो बताया गया, एक एंगल दिखाया गया कि इसमें तो लेफ्ट के लोग ही हैं, लेफ्ट का ही ये पूरा जो है आंदोलन है। और साथ में इसका कुछ लोग आए थे, रिद्धिमा शर्मा या कुछ ऐसे वायरल टाइप से कुछ वीडियोज हुई, जिसमें दिखाया गया कि ये तो उमर खालिद के संगठन, उमर खालिद के समर्थक हैं, देश के टुकड़े वाले गैंग हैं। इस तरीके की जो छवि जो पहले से बनाने की कोशिश हुई है, उसी को ज़्यादातर कुछ लोग एक्सपोज करते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा कह रहे थे कि हम तो एक्सपोज कर रहे हैं इस आंदोलन को। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? हालांकि कुछ लोग जो एक तरीके से मोदी समर्थक जो मीडिया के थे, उनको भी एक्सपोज किया गया, हर्ष नाम के किसी लड़के ने किया है, वो वीडियो भी आप लोग काफ़ी देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनको एक्सपोज किया जा रहा है कि हर संगठन में, हर प्रोटेस्ट में आकर के और इसी तरीके से प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश होती है। तो फिर उनसे आप कैसे लड़ रहे हैं, इन लोगों से कैसे लड़ रहे हैं? पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट का ही पूरा वो मोबिलाइजेशन था, ऐसा का ही मोबिलाइजेशन था, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग अपने पीक कैपेसिटी जब था प्रोटेस्ट का मौजूद थे। आप भी लोग रहे होंगे वहाँ पे, आपने देखा ही होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने 4-5 हज़ार लोगों को मोबिलाइज किया है, तो बहुत अच्छी बात है, हाँ किया है हमने मोबिलाइज। और अगर ऐसा है कि हम 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कॉल के लिए, तो हम तो एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन है, आपको हमसे डरना चाहिए। और चाहे लेफ्ट ने मोबिलाइज किया हो, चाहे किसी और ने मोबिलाइज किया हो, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बबल में एग्जिस्ट किया है जहाँ पे उसका किसी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है। अगर आप वैसे भी सोचना चाहें कि प्योर प्रोटेस्ट आप समझना चाहें, तो किसी ने भी मोबिलाइज किया हो, लोग मोबिलाइज इसलिए हुए थे क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, पहले वो ये बताएं। क्योंकि जो भी लोग मोबिलाइज हुए थे, सब स्टूडेंट्स थे, सब इस देश के नागरिक थे, सब वो लोग थे जो आपकी शिक्षा प्रणाली, धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा प्रणाली से ग्रस्त थे, त्रस्त थे, परेशान थे, और उन सब ने आपका इस्तीफा मांगा। तो किसी ने भी मोबिलाइज किया हो, आपका इस्तीफे का वॉइस
सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड वॉइस हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि उमर खालिद के सपोर्टर्स, ये बात बोली गई। उमर खालिद, जब हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्यों ज़रूरी समझते हैं उमर खालिद के बारे में बीच में बात करना? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें उन्होंने कहीं पे बोला कि हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और ये जो घोटाले हैं ये एक्सपोज हो, और हम ये भी चाहते हैं कि उमर खालिद रिलीज हो। ऐसा उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। उमर खालिद को इन सब डिस्कोर्स में आप लेकर आए हैं, गोदी मीडिया लेकर आई है, बीजेपी का IT सेल लेकर के आई है। क्यों लेकर आई है? इसलिए लेकर के आई है क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, इन तमाम चीजों में जो लोग परेशान थे वो लोग भी थे जो यही गोदी मीडिया को देख करके उसको सच मानते हैं, IT सेल को मानते हैं सच, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सच मानते हैं। तो आप चाहते थे कि ये सब लोग आपके खिलाफ यूनाइट ना हो जाएं, इसीलिए उमर खालिद को जब आप लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नफरत आप हमेशा से भड़काते हैं, जिस नफरत के आधार पे आप सब लोगों को यूनाइट करते हैं, वो नफरत लेफ्ट के प्रति, JNU के प्रति, मुसलमानों के प्रति, उस नफरत को आप उजागर कर सके ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग डाइल्यूट हो सके। तो ये आपका एजेंडा है, हम अच्छे से समझते हैं। और तीसरी चीज, रिधिमा जैसे जो लोग हैं, बहुत इस चीज पे हम सबको सोचना चाहिए कि हर प्रोटेस्ट में दो लोग आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं, अच्छा नहीं, तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो उस मुद्दे का समर्थन करते हैं, जो मानते हैं कि ये मुद्दा हमारा मुद्दा है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, इस चीज़ पे जवाब मांगना चाहिए। वो लोग आते हैं समय निकाल करके, अपना शेड्यूल इधर उधर ऊपर नीचे करके वो समय निकालते हैं किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ठीक है, ये एक लोग। दूसरे कौन लोग आते हैं? मीडिया के लोग, जिनका काम है कि ज़मीन पे जो भी हरकत हो रही है, जो भी मास मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को वो सही रूप से रिप्रेजेंट करते हुए ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जनता तक लेके जा सके। और तीसरी पुलिस आती है, जिसका काम होता है कि उस प्रोटेस्ट को मैनेज करना, उसमें बातचीत करना, देखना कि कुछ हो ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच ना हो, तमाम चीज़ें। आजकल एक नए तरह के लोग आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे डिसएग्री करते हैं, इसीलिए अपने दिन में उनको जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल से वो समय निकालते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है जिससे हम डिसएग्री करते हैं, उस प्रदर्शन में हम जाएंगे और बोल के आएंगे कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। आपको डिसएग्री करने की आज़ादी है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट में पहुंच करके जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, जो लोग आए अपनी बात रखने, उनके कपड़ों पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? 6 जून का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो ट्रांस स्टूडेंट्स आए हैं, जेंडर नॉन बाइनरी स्टूडेंट्स, उज्जवल जिनका नाम है एक स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ, उनको उनके कपड़ों के बेसिस पे, उनके बात के बेसिस पे वो वहाँ पे आए हैं। उन्होंने अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, वो इस पूरे OSM के मिसमैनेजमेंट, कोएम्ट एड्यूटेक के मिसमैनेजमेंट से पीड़ित हैं। वो वहाँ पे इस चीज़ की मांग को लेकर के गए हैं कि ये जो उनके साथ हुआ है वो बुरा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप उनसे उनकी इस मांग पे बात करने के बजाय उनके कपड़ों पे बात कर रहे हैं, उनके जेंडर आइडेंटिटी पे बात कर रहे हैं, उनके पर्सनल सेक्सुअल एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या मिलता है? आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए? ना तो आप उस मीडिया का काम कर रहे हैं जिसका काम है कि प्रोटेस्ट की बातें वहां तक पहुंचाई जाए, ना आप उस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ना आप सपोर्ट करते हैं उस मुद्दे को, और पुलिस में तो आप हैं नहीं। तो आप क्यों हैं उस प्रोटेस्ट में? और इतने सिस्टमैटिक रूप से हर प्रोटेस्ट में आप कैसे पहुंच जाते हैं? आप एम्प्लॉयड हैं क्योंकि वो आपका काम है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह से रूटीनली प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं तो आपका काम वाम तो है नहीं। अगर आपका कोई काम है तो ये आपका काम है। ये फंड कौन कर रहा है आपको? हर जगह प्रोटेस्ट में आ करके हिंदू मुसलमान करना, दलित आदिवासी राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय करना, हर प्रोटेस्ट में आ करके हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, छक्का जैसे शब्दों को बोलना, क्यों करते हैं आप? ये जो नफरत का कारोबार इस देश भर में हो रहा है, इस नफरत के कारोबार में प्राइमरी योद्धा क्यों बने हुए हैं आप? और क्या कर रहे हैं आप इस देश के साथ में? जब इस देश में लोग नीट से पीड़ित होकर के, करोड़ों लोग, जितना पेपर लीक आज के समय में हुआ है, करोड़ों लोग इस चीज से पीड़ित हैं। उन करोड़ों लोग की आवाज उठाने के लिए जब हजारों लोग जंतर मंतर पहुंचते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? इस यूनाइटेड आवाज को दबाने के लिए आप हिंदू मुसलमान जाति धर्म क्यों करते हैं? ये आपसे सवाल है। आप किस तरीके के सिटीजन हैं कि आप लोगों के दर्द और उनके साथ हुए अन्याय से एम्पथाइज करने के बजाय
उनके दर्द को झुकला के, छोटा दिखा करके उनका जाति या उनके धर्म या उनके लिंग को उजागर कर रहे हैं। मुझे तो बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि ये लोग कैसी जिंदगी जीते होंगे कि सामने वाले का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया उनके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, नीट पेपर में धांधली की वजह से, और आप उनसे ये नहीं कह पा रहे हैं कि यार तो दोस्त तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इंस्टेड आप उनके कपड़ों पे बात कर रहे हैं, आप उनके धर्म, जाति, इस सब पे बात कर रहे हैं। किस तरीके की दयनीय स्थिति है, कैसी दयनीय मानसिकता है आप लोगों की कि आप समय निकाल करके ये करते हैं। हिट मारने वाले भी कुछ लोग आए थे जो मतलब सिंबॉलिकली वो दिखा रहे थे कि हम तो हिट मारेंगे, उसमें प्रदर्शन में घुस रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मंशा क्या होती है आखिर? नहीं, ऐसे लोगों की यही मंशा होती है कि हम इनसे नफरत करते हैं और हम सरकार का सपोर्ट करते हैं। अब सामने वाला चाहे कुछ भी बोल रहा हो, हमें उसका विरोध करना है। तो जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी और जो पीड़िता थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था। वो प्रोटेस्ट कायदे से था लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन जैसे ही वो पीड़िता आई, उन्होंने बैनर दूसरे पकड़ लिए और वो नारे लगाने लग गए कि कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद। तो सरकार के हर पॉलिटिकल डिसीजन, हर पॉलिसी को डिफेंड करना एट द कॉस्ट ऑफ बिट्रेइंग जनता के आम मुद्दे, जनता के सवाल, ये वो लोग करते हैं और ये सबके सामने उजागर है। अब क्या करें, मतलब वो भी देश के नागरिक हैं, उन्हें नफरत फैलाना है, लॉ एंड ऑर्डर को ही इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा। हम कॉमन सिटीजन्स होते हुए बस उनसे डिसएग्री करते हुए उनकी हेट्रेड और उनकी बिगेटरी को उजागर कर सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है 6 जून का, तो उसको किस रूप में देखा जाए कि वो सफल रहा? क्योंकि धर्मेंद्र का इस्तीफा था, उस तक की बात थी, लेकिन क्या वो सही में वो मैसेज गया कि धर्मेंद्र के ऊपर कोई दबाव बना, सरकार के ऊपर कोई दबाव बना कि इस्तीफा देंगे, या फिर लग रहा है कि ये सक्सेस नहीं हो पाया उतनी ढंग से जिस तरीके से होना चाहिए था? क्योंकि गिरफ्तारी भी नहीं हुई, परमिशन भी मिल गया, ये सारी चीज़ें जो है किस ओर इंगित करता है? क्योंकि इस पे भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो लोग शायद थोड़ा जंतर मंतर का सिस्टम या पुलिस का जो नया चेंजेस आया है, परमिशन सीकिंग, ये सब का वो जान रहे होंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, मतलब अगर आप प्रोटेस्ट अपना जाहिर करना चाहें, वो एक डेजिग्नेटेड स्पेस आपको दिया गया है, ठीक है। और जैसे अलग अलग मुद्दों पे जब एक बहुत लार्ज स्केल रिजेंटमेंट होता है, गुस्सा होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो उस पे जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने आते हैं या कॉमन सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने आते हैं या अलग अलग समाज के सेक्शंस प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस इस चीज़ का संज्ञान लेती है कि एक बहुत भारी संख्या है जो इस चीज़ से पीड़ित है, त्रस्त है, डिसअपॉइंटेड है, तो अगर हम उनको अभी जगह नहीं देंगे तो ये गुस्सा और ज़्यादा भड़केगा। तो बहुत बार उसी दिन परमिशन मांगकर या 2-3 दिन पहले परमिशन भी जब हम मांगते हैं तो पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट उस मामले में करती है। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि पुलिस ने कोऑपरेट किया है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि अभिजीत दीपके का अरेस्ट नहीं होना या ये सब चीज़ें सिर्फ ये हमें बताता है कि अरे देखो ये तो मिला हुआ है इसीलिए इसको अरेस्ट नहीं किया। वो हमें ये भी बताता है कि पुलिस इतना डरती है कि इस वक्त जो मूवमेंट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के खिलाफ, जो गुस्सा एक जगह पे एक्यूमुलेट, मोबिलाइज किया हुआ है जिस नाम के प्रति, वो एक तरह से है अभिजीत दीपके का नाम। और अगर आप उस इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं तो आप सिर्फ उस इंसान को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ये जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनके गुस्से की कोई कीमत नहीं है और आपको उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो अरेस्ट नहीं हुए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी हो, ये भी हो सकता है कि सरकार जो गुस्सा है लोगों का उसको महसूस कर रही है और वो चाहती नहीं है कि वो उस पर बहुत बरसे, इस वजह से भी हो सकता है इसका कोऑपरेशन हो। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि 6 जून का जो प्रोटेस्ट था, सिर्फ एक वो प्रोटेस्ट काफ़ी तो नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, वरना वो कर चुके होते रिज़ाइन, उन्होंने नहीं किया है। जिसका मतलब ये है कि जिस तरीके से 6 जून के प्रोटेस्ट में हज़ारों की संख्या में लोग आए थे जंतर मंतर, उसी तरीके से 6 जून के प्रोटेस्ट को देश भर में अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे रेप्लिकेट होना होगा। और ना सिर्फ CBSE, CUET, UG और नीट के एप्लीकेंट्स उसमें शरीक हों, बल्कि लेखपाल, UPSI, SSC GD, TRE4, इन सब के जो अभ्यर्थी हैं जो एक बहुत भारी मिसमैनेजमेंट या पेपर लीक से पीड़ित हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित हों और जितना गुस्सा स्टूडेंट्स के अंदर है वो सड़कों पे उतरे और ये चीज़ क्लियर हो जाए सरकार को कि इस बार तो पुलिस दमन का सामना करते हुए, बैरिकेड्स का सामना करते हुए, अरेस्ट, FIRs का सामना करते हुए हम आपके मंत्री का रेजिग्नेशन लेने के लिए तैयार हैं।
11 जून को एक प्रोटेस्ट है पुणे में, अभी उन्होंने बोला है अभिजीत दीपके ने कि प्रोटेस्ट वहाँ पे करेंगे। 21 जून को दोबारा परीक्षा का शायद होना है नीट का, तो उसके पहले अब बहुत कम समय बचा है। तो ऐसे में आप देखते क्या हैं कि मतलब कि किसी तरीके से मामला अब ठंडा होने वाला है, या फिर ये जो एक मूवमेंट की तरफ जा रहा था क्या ये रुकने वाला है, या फिर क्या भविष्य देखते हैं? नीट पेपर लीक को लेकर के तमाम सरकार की पहल भी, जैसे एयरफोर्स से वो पेपर ले आना और सारी चीज़ें कह रहे हैं कि उनको सबको लॉक अंदर रखना, सारे जो पेपर सेटर हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कदम उठाए जा रहे हैं, कदम काफ़ी हैं या फिर आने वाले समय के लिए पेपर लीक ना हो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही होना जरूरी है? नहीं, आगे आने वाले समय की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हो जाने से पूरा शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान जो इस पूरी व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये व्यवस्था फेल कर रही है तो उस इंसान का इस्तीफा पहला कदम है इस प्रोसेस में। और आगे आने वाले समय में इस इस्तीफे की मांग को और मजबूत करना ज़रूरी है, और इस इस्तीफे की मांग के साथ साथ जो लार्जर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, उसको उजागर करते हुए एनटीए पे सवाल उठाना। कोएंट एडुटेक जैसे कंपनीज, जैसे कंपनीज के साथ में जो सरकार बाद में रूल्स को बेंड करती है, मैनिपुलेट करती है कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ को बेनिफिट करने के लिए, इस चीज़ को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे अलग अलग पेपर लीक के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, चाहे वो 24 में हुआ, अभी हुआ, उसमें भाजपा आरएसएस के ही लोग संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो 24 का जय जालाराम ट्रस्ट हो या अभी दिनेश बिमाल हो या मनीषा मंघारे का मॉडर्न स्कूल पुणे हो, निवेदिता एकबोटे हो, ये सब लोग इसी संघ के इकोसिस्टम से आते हैं, भाजपा आरएसएस के इकोसिस्टम से आते हैं। ये लोग तो इनफैक्ट भारतीय युवा जनता मोर्चा के ऑफिस बेरर्स भी रहे हैं या अभी भी हैं। तो ये सब भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है अगर एजुकेशन सिस्टम के फेलिंग्स और लूप होल्स को सही मायने में हमको एड्रेस करना है, पकड़ना है। 11 जून को जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में क्या कहें? आप लोग वहाँ भी जाएंगे पुणे में? पुणे तो हम नहीं जा पाएंगे, हम लोग देश भर के अलग अलग सिटीज़ में तो कॉल दे रहे हैं, और पुणे में जो हमारे साथी रहेंगे वो रहेंगे उसमें, अगर वो उस समय और हमारा ऐसा का कुछ प्लान नहीं होगा तो। लेकिन हम लोग भी दिल्ली में भी और देश के अलग अलग जगहों पे भी ये इस तरीके के प्रोटेस्ट और कैंपेन्स वगैरह तो प्लान कर भी रहे हैं और आगे भी प्लान कर रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि जो कॉकरोच एक मूवमेंट खड़ा हुआ है एक मीम से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बयान दिया, तो कॉकरोच जनता पार्टी अब डिजिटल से सड़क पे उतरी, लेकिन अब क्या देखते हैं, इसको एक पार्टी बनेगी या इससे आपको क्या होप है कॉकरोच जनता पार्टी से, खासकर जो इसको लीड कर रहे हैं या फिर जो इसके प्रवक्ता बने हुए हैं, और आप अपनी उसमें किस तरीके से सहभागिता देखती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से क्या उम्मीदें, लोगों को क्या उम्मीदें हैं, और जो जेनजी मूवमेंट एक तरीके से देखा जा रहा था, क्या वो सही में निराशा या हताशा जो लोगों के बीच है वो सही में सड़क पर आगे उम्मीद है किस तरीके से दिखता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभिजीत दीपके ने जोक की तरह इमेजिन किया और वो कंसोलिडेट हुआ 6 जून के प्रोटेस्ट में सड़क पे, वो एक इम्पॉर्टेंट पहल है और वो अच्छी चीज़ है कि वो हुई है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि जनता सच में गुस्सा है, इसका एक मैसेज गया है। लेकिन अगर आगे आने वाले समय में इस मूवमेंट को पीछे होने के बजाय आगे बढ़ते जाना है, स्नोबॉल करना है एक ऐसे मूवमेंट के बतौर जिसका एग्जिस्टेंस डिनाई करना सरकार के लिए असंभव हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें लेना पड़े, अगर ऐसे मूवमेंट में स्नोबॉल होना है सीजेपी को, तो मुझे लगता है कि पहली बात ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो ये कहते हैं कि एक मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छी बात है कि वो ये कहते हैं। अगर ये एक मूवमेंट है तो इस मूवमेंट को उन्हें सच में जो भी इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन मांगने की आवाज़ें हैं उनके लिए ओपन अप करना चाहिए, एक डायलॉग, उनके साथ एक एंगेजमेंट ओपन अप करना चाहिए। और इसमें बिल्कुल ये दोहराए मतलब अपने अंदर शंका नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग जिनका शायद पॉलिटिकली उनसे डिसएग्रीमेंट हो, जो कुछ स्पोक्स पर्सन्स हैं, या क्योंकि स्पोक्स पर्सन्स का आपस में भी आई एम श्योर कुछ डिफरेंसेस होगा पॉलिटिक्स को लेकर के, लेकिन जैसे हमारा डिफरेंस हो सकता है, हम एक समझदारी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा से आते हैं, लेकिन हम उनसे डिफरेंस रख सकते हैं बहुत चीज़ों में, लेकिन हम उनसे इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है और इस मूवमेंट के पीछे हम अपना पूरा जान लगाना चाहते हैं और लगा भी रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जो ऑपोजिशन की ताकतें हैं, चाहे वो NSUI हो, बाकी ताकतें हों, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इन सब को भी इस मूवमेंट में एक से देना, इनके साथ एंगेजमेंट डायलॉग ओपन अप करना, ताकि ये मूवमेंट
एक सेक्शन ना रह जाए इस सब चीज पे बात करने वाला, बल्कि मजबूती से एक बहुत बड़ा जनसैलाब की तरह उभरे, जिसका डिनायल इस सरकार के लिए असंभव हो जाए और जिसका एकमात्र मोटिव तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साथ मिलाते हुए, पॉलिटिकल फ्लेवर्स, रिप्रेजेंटेशंस को रखते हुए ये चीज हो कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा टेंडर करें। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका। और जो दर्शक देख रहे हैं, आपने सुना किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट है वो 6 जून को किस रूप में दिखा और आगे आने वाले समय में किस रूप में दिख सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।